थैंक यू शिवशंकर मिश्रा। जी सर। आपका ईमेल क्या है? MISWEAPON सर, वेपन, मिस वेपन। मिस वेपन मतलब वेपन। क्या बड़ा यूनिक चुना आपने। जी सर, मैं डिफेंस सर्विसेज में एज ए चीफ ऑफ वेपन डिपार्टमेंट काम किया। तो मैंने जब पहले अपनी ईमेल आईडी बनाई तो मुझे वही याद आया, तो मैं साहब नहीं है। जी सर, मैं नेवी में चीफ ऑफ वेपन डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड सुषमा क्लास ऑफ सबमरीन काम कर चुका हूँ। वो तो वेपन से मैं तो जी सर। तभी मैंने सोचा वेपन से विशेष चाहिए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बताइए, आपको जानकारी होगी इंडियन आर्मी में जी सर। कम्बाट वेपन के रूप में कॉम्बैट में लड़ाई के लिए जी सर। कौन सा वेपन आजकल किया जा रहा है? सर कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ जनरल है। जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसके लिए हम सॉरी। जो जनरल है वो मैं आपको बता देता हूँ सर। स्मॉल आर्म्स है 5.56 mm इंसास असॉल्ट राइफल। कॉम्बैट है SLR, LMG, MMG एंड AK 203, AK 56 एंड AK 47। ये सारे वेपन जो हैं दीज आर सर स्मॉल आर्म्स, ये हम कॉम्बैट ऑपरेशन उसी की बात कर रहा हूँ। ये सारे वेपन एज ऑन टुडे सर, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, इसमें कहाँ स्टैंडर्ड? सर अभी हम जैसे अमेरिका से और इजराइल से अगर उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा वेपन उस स्टैंडर्ड का नहीं है। लेकिन DRDO, ARDO और अदर ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं और कुछ दिनों में हम उसको अचीव करेंगे। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, मोस्ट प्रोबेबली हमारा आमने सामने वाला नहीं होने वाला है फिलहाल। जी सर। लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी है जिन देशों के, जी सर, उनके मुकाबले हमारी स्थिति क्या है? उनके मुकाबले में हमारी स्थिति काफी अच्छी है सर। काफी बेहतर है। जी सर। पाकिस्तान, जी सर, चाइना से हम थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हम अदर कंट्रीज को, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है सर, उनको हम हैंडल कर सकते हैं आराम से। इसमें से कितने कोई वेपन हिंदुस्तान में बनता है सब? जी सर, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम 5.56 mm SLR और कार्बाइड 9 mm कार्बाइड, 9 mm पिस्टल हमारे यहाँ जी सर बनती है सर। कितने साल का अनुभव है आपका उसमें? सर मैं 15 साल का हूँ। जी सर। तो रिजाइन करना पड़ा या? मेरा टेन्योर कंप्लीट हो गया था सर 15 साल का, फिर मैंने 2023 में पीसीएस की तैयारी शुरू करी सर। पीसीएस में जो आपने प्रेफरेंस दी, जी सर। वो क्या है? सर पहला प्रेफरेंस मेरा SDM का है, दूसरा सर ARTO का है, तीसरा है सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, फोर्थ है सर असिस्टेंट कमिश्नर GST। ठीक है, इसमें पुलिस का नहीं है कोई? नहीं सर, पुलिस को मैंने नहीं दिया है। हर्ट हुआ? सर कारण ये है कि मैं फौज में था और फौज से मैं आया हूँ, तो थोड़ी मैं डाइवर्सिटी चाहता हूँ। मैं सिविल सर्विसेज में समाज के साथ जुड़ना और अदर फील्ड में काम करना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है सर। और मैं समाज के साथ नहीं जुड़ी होती? समाज के साथ जुड़ी होती है सर, एक जो मेरा रोल वहां पे था डीलिंग विद वेपन्स, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी मुझे डाइवर्सिटी मिली, थोड़ी अदर फील्ड में काम करने का। चॉइस है आपकी, अगर पुलिस में बहुत से ऐसे व्यूज हैं जहाँ हालांकि बिल्डिंग भी है और खड़े नहीं है चॉइस। तो जब आप डाइवर्सिटी चाह रहे हैं तो आप एग्जैक्टली क्या सीख करेंगे या क्या डिसाइड द पे और डिसाइड द गवर्नमेंट, और चीजें आपको जो आपको लगे कि आप इसे गेन करेंगे, जी सर। ऐसा आप क्या करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इच्छा है ये पूरी हो? सर मल्टीपल चैलेंजेस जो है सोसाइटी के, या जहाँ भी हम काम करेंगे उसको मैं डील करूंगा। जहाँ भी रहूंगा सर पूरी ईमानदारी से उस सिस्टम को चेंज करने की, रिफॉर्म करने की कोशिश करूंगा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग।
और सर मैं चाहता हूँ कि जो मल्टीपल चैलेंजेस हैं उसमें मैं लीड करूँ, अपने ग्रुप को, अपने टीम को लीड करूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ। सरकारी नौकरी है, जी सर। सब कुछ तो आपके हाथ में हो नहीं सकता। जी सर। आप अपने सबॉर्डिनेट को भी नहीं चुन सकते, नहीं सर। है ना? वो भी ऑलमोस्ट तय है आपके लिए। यस अब कोई सब एक ग्रुप है आपका, आपने कहा ना ग्रुप, सर। लीडर है आप। उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। जी सर। सर मैं ये जानने की कोशिश सबसे पहले करूंगा कि वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, उसका कारण क्या है, उसके पीछे का क्या कोई परेशानी है, क्या हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ है, या उनके फैमिली में कोई इशू चल रहा है, या मेरे बिहेवियर से खुश नहीं है। तो मैं उन सब कारणों को सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे उन कारणों को मैं एलिमिनेट करूंगा। दूसरा सर मैं उनको मोटिवेट करूंगा और उन्हें साथ में रखूंगा, उनके साथ रेगुलर बातचीत करूंगा और वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार कोई पार्टी भी ऑर्गेनाइज करूंगा इंटरनल डिपार्टमेंट में, ताकि वो खुलकर मुझसे बोल पाए और उनकी प्रॉब्लम को मैं समझूं और जो भी प्रॉब्लम्स है सर ऑफिस में उसको मैं रेक्टिफाई करूं, सो दैट इस तरह की जो रिलेक्टेंसी है वो उनके अंदर न से। उनको डिसिप्लिन करने के लिए कोई नेगेटिव सर पहले मैं सॉफ्ट पावर यूज करूंगा, पहले प्यार से उनसे बात करूंगा और मेरा मानना है कि इसी से काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है बार बार, अगर वो काम नहीं करते तो सर मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। जी। चलिए ठीक है। ये पढ़ाई रिजल्ट करियर के लिए कोशिश आपने रिटायरमेंट की फौरन बात कर दी, जी सर उसकी बात है। पढ़ाई करनी पड़ी उसके लिए, बीए वगैरह ये आपने पहले कर लिया था एमए या बाद में? सर मैं पहले ही कर लिया था। सर मैं 12th क्लास जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हुआ तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी करना चाहिए सर, तो सेकेंड ईयर बीएससी कर रहा था, उसी बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया नेवी में। तो शुरुआती दौर में सर ट्रेनिंग हुई और डिपार्टमेंटल काम बहुत सारा होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई, फिर मैंने सबमरीन कैडेट चूज किया, फिर सबमरीन कैडेट की ट्रेनिंग हुई, तो उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिल पाया था पढ़ने का। जब मुझे टाइम मिला तो 2012 में मैंने बीएससी अपना स्टार्ट किया और 2015 में मैंने बीएससी कंप्लीट कर ली सर, सॉरी बीए कंप्लीट किया, सॉरी सर, बीए कंप्लीट किया और बीए कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 2018 में एमए किया। पोलिटिकल साइंस, जी सर। जी सर। पोलिटिकल साइंस का कुछ याद है? नहीं सर याद नहीं है, काफी पहले किया था सर और बहुत कम टाइम में, क्योंकि डिपार्टमेंट का बहुत सारा काम रहता था, तो डिस्टेंस एजुकेशन से किया था सर, इग्नू से, तो बहुत ज्यादा याद नहीं है सर। चलिए, जो काम आपने किया जी सर। व्यापार के संबंध में, जी सर। उस काम के आप सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी पर्सनल जिंदगी में क्या बात? सर जिस डिपार्टमेंट में मैंने काम किया वहाँ चैलेंजेस बहुत थे, जैसे अभी तो एक पूछ रहे हैं, सर जो आपको लगा हो कि वहाँ काम करके आपकी पर्सनालिटी में ये ग्रोथ हुई है। सर लीडरशिप क्वालिटी एंड डिसिप्लिन लीडरशिप क्वालिटी एंड डिसिप्लिन अनुशासन सर। जी उसमें ग्रोथ हुई है। यस सर। लीडरशिप क्वालिटी की तो अ, किस बात के लिए आपको जरूरत पड़ती थी? तो बना बनाया काम था, एक ग्रुप आपको मिला हुआ था जो कि ऑलरेडी डिसिप्लिन था, बहुत मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही। सर लीडरशिप में जैसे बहुत कम मैन पावर होता था, मैं मेरे साथ में 4 लोग होते थे, मैं उनका चीफ था। तो जैसे कोई ऑपरेशन करना है तो मुझे टाइम फ्रेम होता था, कमांडिंग अफसर बोलते थे कि 24 घंटे के अंदर हमें पूरा वेपन रेडी चाहिए और हम जाएंगे। और जो ऐसे सिचुएशंस अचानक से आते थे, पहले से नहीं प्लान होते थे, जैसे हमें ऑर्डर आता था कि हमें सीरिया में जाके ऑपरेट करना है तो आता था, तो उन लोगों को उनसे काम लेना, उन्हें मोटिवेट करना, उनके साथ मिलजुल के काम करना, उनके साथ हमेशा लगे रहना, यहाँ पे तो लीडरशिप क्वालिटी की बहुत जरूरत है। कभी कभी होता था काम इतना ज्यादा आ जाता था सर कि वो लोग थोड़ा सा थक जाते थे बीच में, तो उनको मैं मोटिवेट करता। तो वो आपको वहां से कुछ सीखने मिला? जी सर मुझे, चलिए था जी कि सर मुझे जो सीखना, आपको नौकरी ने आपको सिखाया हो। जी सर सीखने को ये मिला कि
जैसे कम मैन पावर में ज्यादा काम करना और एक टाइम लिमिट में काम परफॉर्म करना, उसमें मैं काफी कुछ सीखा हूँ। सबको साथ लेकर चलते नाइस टू सी यू मिस्टर शंकर जी। थैंक यू। ये बताइए कि आपका ये इंटरव्यू का पहला ही अटेम्प्ट है? जी सर, इंटरव्यू का पहला था। पहला 23 में नहीं हुआ, 23 में मैं दिया था सर। 25 का पेंडिंग। जी सर। ये आजकल समाज में इतनी ज्यादा घृणा क्यों बढ़ रही है? आप हैट्रिक मतलब कास्ट को लेकर के, गरीब अमीर को लेकर के, रिलीजन को लेकर, क्या रीजन, किसके कारण ये बढ़ रहा कारण सर बहुत सारे हैं। है? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो वैल्यूज हैं, जो मोरल्स हैं, वो डिग्रेड हो रहे हैं लगातार। हम फैमिली में अपने बच्चों को वो सब वैल्यूज नहीं सिखा पा रहे हैं जो हमें सिखानी चाहिए सर। दूसरा, हम मटेरियलिज्म और ज्यादा पावर, ज्यादा पैसा पाने के दौर में लगे हुए हैं, तो हम अपने बच्चों को वही सिखाते हैं कि बड़े बनो, ज्यादा पावर लो, ज्यादा पैसा लो। तीसरा सर, मुझे लगता है सोशल मीडिया का बड़ा निगेटिव रोल है यहाँ पे इस मामले में लेकर के। सोशल मीडिया में कास्ट को लेकर के कुछ ग्रुप्स बनाते हैं सर, और कुछ ऐसे कंटेंट डालते हैं जिससे वो रैपिडली फैलता है यहाँ वहाँ, और फिर लोगों के मन में वो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, एक के बाद दूसरा जाएगा तो फिर। और दूसरा हाँ ठीक है, बोलिए। सर, दूसरा ये है कि जैसे कोई चीज हो गई, कोई घटना हो गई छोटी सी, किसी कास्ट के लोगों ने किसी कास्ट के लोगों को टारगेट किया, तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग पेश करते हैं, और सर ये भी करते हैं कि इसके बाद उधर से थ्रेट आने लगता है, तो इस तरह से चीजें एस्केलेट होती है। वहां पे प्यार से बात करनी चाहिए और ये रखना चाहिए कि हाँ, ये गलती हो गई है, हम इसमें सुधार करेंगे। हाँ, अगर किसी कास्ट को ज्यादा प्रिविलेज मिला है तो उसके लीगल फ्रेमवर्क को उसको रेक्टिफाई करने के लिए समाज में, और हमारी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो आपस में, सो दैट हम आगे एक साथ में चले। जैसे भी आपने लीडरशिप अपने साथ 4 लोगों का ग्रुप होता था, स्ट्रेस होता था, जी टाइम सर। होता था, हम काम कराते थे। जी सर। यू आर लीडर टू परफॉर्म। यस सर। इस चीज का, इसका लीडर कौन है? ये आ कहाँ से रहे? सब क्योंकि कुछ मैं तो कभी किसी से राइट खराब नहीं बोलता, आप राइट भी शायद नहीं बोलते जी होंगे, सर। आप जी भी सर। कहीं जाते होगे तो बगल वाले जी भी सर। नहीं पूछते होगे आप कौन है, जी सर। या कहीं क्यों में खड़े हैं तो आगे वाले से नहीं पूछते होगे कि आप राइट कौन है। राइट। आप शायद किसी से लड़े हो, जी सर। इसका जनक कौन? सर, जो मुझे अपने फील्ड से अनुभव मिला है सर, आप असिमेट्रिक वारफेयर करके एक चीज होती है जो अदर स्टेट्स स्पॉन्सर करती है इंडिया में, जैसे नेबरिंग कंट्रीज हो गई, तो इंटेलिजेंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो ऐसी चीजें पेनिट्रेट करते हैं जानबूझ के, डॉक्टर वीडियोज और कुछ ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जिससे बहुत तेजी से फैलता है, उनका प्रॉपर नेटवर्क होता है सर इस सब चीज को करने के लिए। लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से कौन दिखाई देता है जो इसको फैला रहा? हमारे ही ग्रुप के लोग जो होते हैं सर वही दिखाई देते हैं, लेकिन जो शैडो में उसके पीछे रहता है वो हमें दिखता नहीं सर। कैन यू डिफाइन कौन बोलता है इन चीजों के बारे में कि ये खराब है, वो ये नहीं होना चाहिए? सर, जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग सर, वो फंडिंग होती है, कुछ लोग यहाँ स्लीपर सेल जैसे बनाए जाते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ उनका ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, उनको वहां से फंडिंग मिलती है, वहां से कंटेंट मिलता है कि इस कंटेंट को आपको यहाँ पब्लिश करना है, और उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं, सर, पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए बोलते हैं, वो वोट बैंक के लिए बोलते हैं, इसलिए लोग मोबिलाइज करते हैं सो दैट उनको वोट मिले और पॉलिटिक्स में उनको बेनिफिट हो। अब आपने हॉबी में लिखी हिंदी पोइट्री एंड शायरी, जी सर, ये मेरा सर। एक छोटा सा कविता सुना दीजिए। जी सर। और किसका है ये भी बता दीजिए। जी सर। सर, डिजास्टर पे है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना, गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं, बिगड़ते हैं प्रकृति के जड़ के नियम से, फिर किसी बिछड़े हुए को मिलाना कब मना है अंधेरी रात में दीवा जलाना। आपने अपने प्रेफरेंसेस में कहा कि मैंने डिप्टी कलेक्टर दिया है और उसके बाद आप इसको स्किप करके डिप्टी एसपी को,
जी सर। उसके बाद आपने कहा कि मुझे चैलेंजेस फेस करना और डाइवर्जेंट जो फील्ड्स हैं उसमें काम करना, जी ये सर। आपने बात कही। जी सर। तो पुलिस में ऐसा क्या है कि जो आप उसको आपने उसका प्रेफरेंस नहीं दिया, जबकि चैलेंजेस पुलिस में काफी हैं। जी सर। और दूसरा, जिस जगह और जिस जॉब से आप आए हैं जी सर। और पुलिस का विभाग है, जी सर। इन दोनों में पर्याप्त डिफरेंस है। जी सर। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि वो सर। चैलेंजेस क्या है जो पुलिस में नहीं दिख रहे हैं आपको, और एआरटीओ में और दूसरे कॉमर्शियल टैक्स में आपको दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सर पुलिस का ऑप ना करने का एक ही रीजन था कि मैं कॉम्बैट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था, तो मैं चाहता था कि फिर मुझे वेपन के साथ पहला हैंडल करना पड़ा। ऐसा तो नहीं है, हमेशा आपको वेपन के साथ नहीं है, फोर्स रहता है आपके साथ में। जी सर। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप स्पष्ट बताएं कि क्या आपको नेचर ऑफ जॉब पसंद नहीं है, या उसकी हार्डशिप आपको पसंद नहीं है, या और क्या कारण आपके अंदर है। नहीं सर, वो कारण कारण मैं बहुत ज्यादा सर नहीं समझ पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। नहीं सर, मेरा कारण यही था कि अच्छा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं फिर से हथियार उठाऊं तो एक ही जैसी हो जाएगी थोड़ी तो। आपको बताया कि इसका है। हाँ, पुलिस को हो हथियार सकता था। है सर। हाँ, पुलिस की कोई बात नहीं, जी सर, हो सकता है। पुलिस तो खैर आप देखते हैं, कोई बात नहीं। पुलिस की कुछ समस्याएं बताएंगे, जी सर। बताइए, और उसमें क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। पुलिस में सर सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन का मैं कमी देखता हूँ। मैं थाना वाना में गया हूँ तो देखता हूँ बड़े पुराने पैटर्न के उनके पास वेपन्स होते हैं सर, ठीक। 303 वगैरह। दूसरा ये है सर कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। जैसे जैसे गाड़ियां नहीं है सर, वो गाड़ियां होती हैं तो पुराने जर्जर स्थिति में होती हैं। ठीक। और सर तीसरा ये है कि करप्शन सर पुलिस में मुझे दिखा। मैं पुलिस का करप्शन तो बहुत सामने दिखता ही है। जी सर, ठीक, ये करप्शन है। और सर क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और असिमेट्रिक तरीके से बढ़ रहा है, जैसे साइबर क्राइम हो गया सर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गए, इस तरह के जो असिमेट्रिक और नए नए पैटर्न के जो क्राइम्स बन रहे हैं उसको हैंडल करने में थोड़ी कठिनाई होती वो तो पुलिस को हो रही है। है। जी सर, पुलिस। है ना? साइबर सेल भी बना हुआ है, हो रहा है। जी सर। अच्छा, ये तो आपने चीजें बताई कि इनके पास संसाधनों की कमी है, सर और क्या क्या दिक्कतें हैं इनकी। सर मैन पावर का भी इशू है। मेन पावर का इशू है, और जिस कंडीशंस में वो रहते हैं वो इशू आपने देखा। नहीं सर, मैं कभी आप थाने गए हैं तो जो उनके बैरक्स बने होते हैं, सर मैंने वो देखा नहीं सर। तो देखिएगा भी, ठीक है ना। ठीक है सर, आप शिप नेवी में जी सर। किस रैंक पर थे, और आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था। सर मैं पैटी ऑफिसर था वहां पे, और मेरा काम था जितने भी वेपन्स हैं। कमीशन उस थी। नहीं सर, नॉन कमीशन। जितने भी वेपन्स हैं, टर्गडोज है, मिसाइल्स है, स्मॉल आर्म है, गन रिस्ट्रक्शन है, परेड है, ये सब का मैं चीफ था सर। अच्छा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जी सर। ये हो रहा था कि भाई नेवी को चांस नहीं मिली, सर और हमारी एयरफोर्स ने ज्यादा काम किया, थोड़ा जी सर। बहुत हमारी आर्मी ने, नेवी इंतजार करती रही कि सरकार हमको भी मौका दे, आदेश दे तो हम अपना फिर से जौहर दिखाएं। यस सर। तो हमारे कुछ जो नेवी वॉरशिप्स हैं, सर हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, यस। हमारे कुछ जो वॉरहेड्स हैं यस जो नेवी यूज करती है जी। पब्लिक डोमेन में, यस उनके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। सर, प्रिसीजन अटैक में नेवी का काम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। नेवी का रोल तब आता है जब बहुत मेजर स्केल पे वॉर होती है, मतलब एयर और लैंड के अलावा अगर तीसरा फ्रंट अगर खुल जाता है, सी फ्रंट, तब हम नेवी को इन्वॉल्व करते हैं सर। दूसरा चीज ये है कि प्रिसीजन अटैक में किसी पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया को अगर हमें हिट करना हो, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफाइड मिसाइल्स होती हैं, या फिर हम एयर बॉम्बर्स के थ्रू, अटैक एयरक्राफ्ट के थ्रू वहां उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेवी की जो कैपेसिटी है सर, वो बहुत लार्ज स्केल है, उसकी मिसाइल की बैलिस्टिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और प्रिसीजन अटैक्स में थोड़ा सा नेवी पीछे, इसलिए शायद उनको रोल नहीं अच्छा, मिला। ठीक है। तो नेवी के 3 कमांड हेडक्वार्टर्स कहाँ-कहाँ? सर नेवी के टोटल 4 कमांड्स हैं सर। एक वेस्टर्न लेवल कमांड, ईस्टर्न लेवल कमांड सर है विशाखापट्टनम में, सदर्न लेवल कमांड है सर कोची में, और इंटीग्रेटेड लेवल कमांड पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। यानी नेवी के 3 पेरेंट कमांड है और एक एक इंटीग्रेटेड नेवी है। ठीक है।
अभी यूपी में बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है सर और सरकार ने डेवलपमेंट के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए यस सर बड़ी विशेष योजनाएं शुरू की यस सर रिलीजियस सर्किट के नाम से। जी सर कुछ पढ़ा है आपने इसके बारे में? जी सर जैसे बुद्धिस्ट सर्किट जैन सर्किट सूफी सर्किट रामायण सर्किट ऐसे सर्किट बेस्ड टूरिज्म में टेम्पल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे थे हमारा स्टेट यूपी सर ब्लेस्ड है कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए और सर ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है क्रेडल ऑफ रिलीजन बोला जाता है बौद्धिज्म जैनिज्म और हिंदुज्म के काफी रूट्स हैं यहाँ पे सर तो हम इस अपनी विरासत भी विकास भी की परिकल्पना से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो हेरिटेज है जो हमारी कल्चरल लिगेसी है उसको कंटिन्यू करके और उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें और इकोनॉमिक बेनिफिट लिया जाए सर जैसे टूरिज्म के थ्रू लोग आए यहाँ पे देखें और हमारा कल्चरल प्राइड भी बढ़े सर और हमें इकोनॉमी रोजगार इकोनॉमी को बूस्ट आप रोजगार पूर्वांचल के रहने वाले हैं जी सर अपेक्षाकृत पूर्वांचल के पिछड़ेपन का क्या कारण है जो हमारा उत्तर प्रदेश है यस इसमें पूर्वांचल अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है ये क्यों है सर बहुत सारे कारण है तो हिस्टोरिकल है कि सर जो मुगल एम्पायर था वो फोकस था वेस्टर्न एरिया में या मिडिल यूपी है उस पे इसके बाद सर जो मुगल एम्पायर खत्म हो गया कब का आजादी के बाद हम लोग जी सर आजादी की बात करें तो 70 साल में आप मुगल एम्पायर की बात अगर करें सर जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था सर वो वेस्टर्न यूपी को टारगेट किया गया और वहाँ पे कैनाल और जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो डेवलप थी और वहाँ पे सर क्राइम भी कम था ईस्टर्न यूपी में क्राइम भी ज्यादा था जहाँ पे क्राइम ज्यादा होता है सर वहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और डेवलपमेंट भी रुक जाता है वेस्ट यूपी में क्राइम कम है अपेक्षा मतलब उसके तुलना में सर कम क्यों एड्रेस नहीं हुई ये समस्या है क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हुआ सर ये नेक्सस पॉलिटिकल लीडर्स का और क्रिमिनल्स के साथ में इसलिए उनको क्रैक डाउन नहीं किया गया सर उनको पॉलिटिकल संरक्षण दिया गया इस कारण से नहीं हुआ है